हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी लर्निंग बडी कशिश कपिश और आज हम देख रहे हैं हमारा जो हमने कल पढ़ लिया था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट तक, अब उसके आगे का देख रहे हैं हम कि कैसे होना है, क्या होता है। ठीक है। सो हमने फंक्शंस देखे थे क्या होते हैं। स्टाफ मेंटेनेंस था कि हमारे स्टाफ का कैसे रख रखाव होना है, हमारे स्टाफ का विकास है, उनको कैसे भर्ती करना है, उनके क्या संबंध हैं। ठीक है। और उनका रिवॉर्ड सिस्टम के बारे में बात करी थी। आज हम और बात करने वाले हैं इसके बारे में कि क्या उनके फंक्शंस होते हैं, कैसे होता है। ठीक है। थोड़ा डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमने ऐसा पढ़ा, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसी को हम हल्का सा मॉडिफाई करके हम और आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले है हमारा रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, मतलब कि उनको कैसे भर्ती करना है और उनका चुनाव करना। ठीक है। कि कौन कौन से हमारे अच्छे क्वालिफाइड टीचर होने चाहिए। ठीक है। और कैसे हमारे जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, ठीक है, जो प्रशासन के लिए हमारे टीचर्स होते हैं, वो कौन से होने चाहिए, वो कैसे कौन कौन से हमारे काम आएंगे। और जो हमारा सपोर्ट स्टाफ होता है, ठीक है, वो कौन कौन सा चाहिए, उनका हमने क्या करना है, उनको रिक्रूट करना है। अट्रैक्ट मतलब उनको बुलाते हैं, ठीक है, अपने स्कूल कॉलेज की तरफ। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि क्या होते हैं, कि क्या करते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन बताते हैं कि आपकी जॉब में होने क्या वाला है। आपको वैकेंसी जब निकलती है ना, वैकेंसी निकलती है तो वो कौन निकलता है, किसका काम है, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का काम है। ठीक है। फिर वो जो आपको वो मिलते हैं, सीवी मिलते हैं, रेज्यूमे मिलते हैं, सीवी मिलते हैं, तो उसमें से देखते हैं कि कौन हमारी जॉब के लिए अच्छा क्वालिफाई रहेगा, कौन इस जॉब को अच्छे से कर पाएगा। तो उसको हम स्क्रीनिंग बोलते हैं। उसमें ना हम कई सारी चीज़ें निकाल देते हैं जो हमारे जॉब से अलाइन नहीं होते, जो हमें इंसान चाहिए, जो पर्सन चाहिए, और वो हमारी जॉब से अलाइन नहीं हो पा रहा है, तो हम उसको निकाल देते हैं। तो वो क्या हो गया, हमारा स्क्रीनिंग का प्रोसेस हो गया। फिर आता है इंटरव्यूइंग, मतलब कि उनका इंटरव्यू लेते हैं और फिर अगर वो इंटरव्यू क्लियर कर जाते हैं तो उनको हम हायर कर लेते हैं। सो ये क्या है, हमारा रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का प्रोसेस है। यहाँ पर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का प्रोसेस है। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस। ठीक है। सो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या होता है कि ये इंश्योर करता है कि जो हमारे स्टाफ है, अब वो आ रहा है तो उसको हम सारी नेसेसरी जो ज़रूरी की ट्रेनिंग है वो हम दें उसे। ठीक है। ज़रूरी की ट्रेनिंग के अंदर क्या चीज़ इंक्लूड हो गई, जैसे कि अब कोई टीचर है, उसे प्रोजेक्टर चलाना नहीं आता तो उसे हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। उसे लार्ज ग्रुप को नहीं संभालना आता है तो उसकी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। ठीक है। कोई अगर अकाउंट एज एन अकाउंट्स पर्सन आया है, उसका रिक्रूटमेंट किया है, तो हमारे यहाँ के अकाउंट्स कैसे देखे जाते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर से देखे जाते हैं, उस सॉफ्टवेयर की नॉलेज देना, ये सब किस में आ गया, हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर आ गया। ठीक है। तो हम उनको उनके जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जो यानी कि व्यावसायिक विकास प्राप्त करने के लिए उनको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। फिर आता है हमारा कार्यशालाओं, मतलब कि हमारी वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है। एजुकेशन को कंटिन्यू करता है एंड इन सर्विस ट्रेनिंग सेशंस भी देता है। जो ऑलरेडी इन सर्विस में कुछ चेंज हो रहा है या उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है, हमने पढ़ा है कि टीचर्स को हम प्रॉपरली ट्रेन करते हैं। सिर्फ टीचर्स को नहीं, सारे स्टाफ को हम अच्छे से ट्रेन करते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ, जो जिसे हम कहते हैं प्रदर्शन प्रबंधन, मतलब कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। हमारी परफॉर्मेंस, जो हम प्रदर्शन करा है जिस भी स्टाफ ने, उसको मैनेज करते हैं, उसको हम देखते हैं कि कैसा है, कैसा नहीं है। तो क्या करता है, देखो कि किसने अच्छा परफॉर्म किया, किसके स्टूडेंट्स के अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, किसने अच्छा पढ़ाया, किस लेवल तक रिजल्ट्स आ रहे हैं, कितना इंक्रीज़ हो रहा है रिजल्ट में, ये चेक करते हैं, नंबर 1। नंबर 2 क्या करते हैं कि अप्रेजल देते हैं। ठीक है। अप्रेजल यानी कि आपको पैसे आपके बढ़ा देते हैं, है ना। सो आपका जो मानक होता है बेसिकली, और क्या होता है, जैसे अप्रेजल देते हैं। अप्रेजल ऐसे, जैसे आपको करंटली 5 लाख मिल रहे हैं तो आपका अप्रेजल हो गया तो आपको 6 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो ये हो गया आपका अप्रेजल हो रहा है। ठीक है। आपको पैसे बढ़ रहे हैं, आपके ज़्यादा आपको मिल रहा है। अप्रेजल किसी भी फॉर्म में हो सकता है, आपको कोई बोनस मिल सकता है, वो भी आपका अप्रेजल के फॉर्म में मिल सकता है।
फिर है कुछ स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि इतना स्टैंडर्ड की परफॉर्मेंस तो होनी ही चाहिए, ठीक है। और इवैल्यूएशन, मूल्यांकन करते हैं अलग अलग, हमने वो भी पढ़ा है कि कितने टाइप का मूल्यांकन होता है, ठीक है, पीछे अभी उसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग में, है ना। तो उसके अंदर हमने क्या पढ़ा इसके अंदर कि भाई अलग अलग तरीके से हमारा इवैल्यूएशन हो सकता है, एंड फिर हम उसको क्या देते हैं, फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो कोई टीचर है या कोई अदर स्टाफ है वो उस चीज़ में इम्प्रूव हो जाए। और क्या करते हैं वो इवैल्यूएशन, जब मूल्यांकन करते हैं तो वो क्या चीज़ें देखते हैं, दो चीज़ें देखते हैं। एक तो आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, जो आपकी स्ट्रेंथ्स है उस बेसिस पे आपको आगे का काम दिया जाएगा, ठीक है। और दूसरा है कि आपके एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या क्या है, ठीक है, एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या क्या हैं आपके। सो जो एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है आपके, वो आपको देखने की अच्छा मुझे इस जगह पे इम्प्रूव करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं इस जगह पे इम्प्रूव। तो ये सब किसका पार्ट हो गए, हमारे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का पार्ट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एम्प्लॉय रिलेशन, ठीक है। आपस में जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, वो आपस में जो हमारे कर्मचारी हैं उनका संबंध कैसा है, और उनका संबंध बनाना भी इसी का पार्ट है। सो संबंधों का प्रबंधन मतलब कि हमारे जो रिलेशन है उसका मैनेजमेंट करना है। कोई आपकी शिकायत है, कोई विवाद है, ठीक है, या कोई अनुशासन के मतलब डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है, अनुशासन के अकॉर्डिंग हमें कोई एक्शन लेना है किसी के लिए, तो वो किसके अंदर आता है, एम्प्लॉय रिलेशन, ठीक है। आपको कुछ भी ग्रीवियंस मतलब कि अगर कोई आपको दिक्कत है, आपको कोई शिकायत है, तो आप बताइए, वो आपकी सॉल्व करी जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा कि इसमें ना सकारात्मक कार्य वातावरण को बढ़ावा देता है। जो हमारा पॉजिटिव वर्किंग एनवायरनमेंट है, सकारात्मक वर्किंग एनवायरनमेंट है, उसको बढ़ावा देता है। कैसे, ये सुनिश्चित करके कि जो हमारे कानून है वो सब मान रहे हैं, बेसिक कानून, किसी को कोई शिकायत है तो वो सॉल्व हो जाए, किसी के बीच में कोई विवाद है तो वो सॉल्व हो जाए, ठीक है, और सबके बीच में एक अनुशासन बना रहे और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट भी बना रहे, ठीक है। तो ये आता है हमारे एम्प्लॉय रिलेशंस के अंदर। नेक्स्ट आता है कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट्स। कॉम्पनसेशन मतलब किसी को किसी के बदले में कुछ देना, ठीक है। तो मतलब कि अगर आपने मुझे मैंने आपको सर्विस दिया, उसके बदले में आप फीस दे रहे हो, तो आप मुझे क्या दे रहे हो, कॉम्पनसेशन दे रहे हो, ठीक है। तो किसी को किसी चीज़ के बदले में कुछ देना इज कॉम्पनसेशन। तो ये क्या करते हैं, अब भाई वो कर रहे हैं, अपना स्टाफ है जो काम कर रहा है, टीचर्स पढ़ा रहे हैं, अदर स्टाफ अपने अपने एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ काम कर रहा है, अकाउंट्स वाला अकाउंट्स देख रहा है, कोई एडमिन स्टाफ है वो देख रहा है, कोई फाइलें संभालता है तो वो देख रहा है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें यहाँ पे ना कॉम्पनसेशन, उनका सैलरी क्या होना चाहिए, उनको बोनस क्या मिलने चाहिए, उनको कौन से बेनिफिट्स में क्या आता है हमारे, जैसे HRA मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, कोई बाहर से आ रहा है टीचर तो उसे हाउस रेंट अलाउंस मिल जाए, या फिर हम उसे क्या दे सकते हैं, और क्या दे सकते हैं, सोचिए, हम उसे दे सकते हैं कोई भी और अदर अलाउंस दे दिया सैलरी के ऊपर, ठीक है, कोई हमने उसे ट्रैवल अलाउंस दे दिया, कुछ भी दे सकते हैं हम उसे, ठीक है। तो ये क्या होगा, बेनिफिट्स हो गए, मेडिकल इंश्योरेंस दे दिया, ठीक है, ये क्या है, अदर बेनिफिट्स हैं। अब आता है कि क्या करता है कि भाई हमारा स्टाफ हमारे पास रहे, कंपटीशन के पास ना जाए, तो उसको संभालना भी है उस स्टाफ को, तो ये कॉम्पिटिटिव और फेयर कॉम्पनसेशन देता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा वर्कफोर्स की प्लानिंग। वर्कफोर्स प्लानिंग के अंदर क्या आता है कि भाई हमारे जो करंट नीड्स हैं और जो फ्यूचर नीड्स हैं, ठीक है, उनकी प्लानिंग करता है। स्टूडेंट्स का कितना एनरोलमेंट हुआ, क्या हमारे स्टाफ की रिटायरमेंट रेट्स हैं, क्या हमारा प्रोग्राम को कितना बढ़ावा देना चाहिए, कितने स्टूडेंट्स पे कितनी हमें टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये सब की प्लानिंग भी करते हैं, किसमें, HRM में आता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ही आता है ये सारा कुछ, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा पॉलिसी को डेवलप करते हैं। पॉलिसी किस चीज़ से रिलेटेड, कि भाई हमारे एम्प्लॉयमेंट में कैसी कैसी पॉलिसीज़ होंगी, ठीक है। और क्या होता है कि रोज़गार से रिलेटेड होता है, या फिर हमारे कार्यस्थल की सुरक्षा जो है सेफ्टी पर्पसेस के लिए होता है। फिर आता है गैर भेदभाव नहीं, किसी भी बेसिस पे हमें किसी भी इंसान के साथ हम भेदभाव नहीं कर सकते,
ठीक है। इनसे संबंधित जो भी हमारी नीति, जो भी हमारे पॉलिसीज़ होती हैं, उनको विकसित करता है और उनको लागू भी करते हैं। कौन? HRM के अंदर आता है ये सब, ठीक है। फिर आता है कि जो स्टाफ प्रबंधन है उनके लिए एक संचारित और सुसंगत दृष्टिकोण बनाता है। मतलब जो हमारे मैनेजिंग स्टाफ हैं उनके लिए एक स्ट्रक्चर्ड, ठीक है, एक पूरा स्ट्रक्चर बना दिया कि ऐसे ऐसे फॉलो होना है, ये पॉलिसीज़ हैं जो सबको फॉलो करनी है। और एक कंसिस्टेंट, मतलब कि बस ऐसा ही रहेगा, हर एक के लिए सेम है, कंसिस्टेंट है हर एक स्टाफ के लिए, ठीक है। तो वैसा एक माहौल बनाता है। नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। ये सिर्फ इंस्टीट्यूशन को भाई अपने वर्क फ्लो इन सबको तो देखता है, बट इंस्टीट्यूशन को भी देखते हैं कि हमारा इंस्टीट्यूशन कैसे ग्रो करेगा, ठीक है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन कैसे ग्रो करेगा, हमारे उसको हम इफेक्टिव और मतलब प्रभावशाली कैसे बना सकते हैं हमारे जो इंस्टीट्यूशन में दे रहे हैं। तो कैसे? कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट से। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट वही प्लान करो, इम्प्लीमेंट करो, इवैल्यूएट करो एंड देन दोबारा से फीडबैक लो और दोबारा से प्लान करो वापस। ओके, तो ये क्या है? हमारा कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट है। कंटिन्यूसली हम इम्प्रूव कर रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट आता है एम्प्लॉय वेलनेस एंड सपोर्ट। एम्प्लॉय वेलनेस एंड सपोर्ट के अंदर क्या होता है? इसके अंदर हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी ठीक रहने चाहिए, ठीक है। जो हमारे कर्मचारी हैं वो भी सही रहने चाहिए, उनको भी हम ऐसी सुरक्षा की समर्थन दें, ठीक है। कैसे? जैसे कि उनकी काउंसलिंग हो, हेल्थ इनिशिएटिव हो, वर्क लाइफ बैलेंस बना रहे, ठीक है। तो ये सब किस में आता है? हमारा एम्प्लॉय वेलनेस एंड सपोर्ट में, कि भाई हमारी जो वर्कफोर्स है, जो हमारा कार्यबल है, वो स्वस्थ रहे और उत्पादक बने रहे, ठीक है। मतलब कि हेल्दी और प्रोडक्टिव बना रहे, ठीक है। अब आता है डाइवर्सिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई अब उत्तराखंड में तो सारे भाई पहाड़ के टीचर्स हो, नहीं, ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है। कोई अगर बाहर से आके पढ़ाना चाह रहा है तो उनका भी बहुत ज़्यादा वेलकम है वहाँ पे। और वो इंक्लूसिव वर्क कल्चर, मतलब कि डिफरेंट जो हमारे जाति हो गए कोई, ठीक है, डिफरेंट शहर हो गए, अलग अलग तरह के लोग, सबको एक वर्क प्लेस में आना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे कंप्लायंस एंड लीगल इश्यूज, यानी कि अनुपालन एंड कानूनी जो हमारे इश्यूज होते हैं, मुद्दे होते हैं वो, ठीक है। ये क्या कहता है कि हमारे जो लेबर लॉज बना रखे हैं, जो हमारी एजुकेशन के रेगुलेशन बना रखे हैं, जो एक्रीडिएशन के स्टैंडर्ड्स होते हैं, सुना है ना कभी कि NAAC एक्रीडिएटेड है ये तो, ठीक है, या फिर A+ एक्रीडिएटेड है ये तो। क्या मतलब? कि उनको ऐसा एक्रीडिएशन मिला हुआ है A+ का कि वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे कि जो एम्प्लॉय के रिकॉर्ड होते हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है। क्या एम्प्लॉय को अगर हम रख रहे हैं तो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं ना हम, तो कैसा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कितना वो कॉन्ट्रैक्ट रखा जाएगा, सो वो सब इसके अंदर इंक्लूड होता है। कि मतलब एक जो हमारा टीचर है वो कितने टाइम तक रहेगा, ठीक है। सो ये कॉन्ट्रैक्ट में होता है। नेक्स्ट स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के अंदर क्या होता है कि हमारे जो इंस्टीट्यूशन है उसका मिशन क्या है, उसका विजन क्या है, उसका गोल क्या है, उसको कैसे अचीव करना है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के बारे में सोचना। सो ये सब ह्यूमन रिसोर्स जो डिपार्टमेंट है ना, उसका काम है। अब भाई आपने मैम टीचर्स के बारे में बात करी, ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बात करी बड़ी डिटेल में, लेकिन इसका जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन पे क्या असर है, ठीक है। ज़्यादातर जो मैंने देखे हैं आपके लास्ट ईयर से क्वेश्चन, वो इससे बहुत आते हैं, ठीक है। HRM के ऊपर आते तो हैं, बट स्टूडेंट के ऊपर इम्पैक्ट भी वो जानना चाहते हैं कि वो क्या आता है, कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है इसके ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहला है कि क्वालिटी ऑफ टीचिंग इंक्रीज़ हो जाती है, कि वो ऐसे वेल ट्रेंड वो लेके आते हैं, वेल क्वालिफाइड टीचर्स लेके आते हैं जो कि ट्रेन है, जो कि स्टूडेंट लर्निंग को बहुत बढ़िया करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, अच्छा करने की कोशिश करते हैं। एंड क्या होता है उससे कि उनका जो व्यावसायिक विकास है ना, वो भी उसके अंदर हेल्प करता है, इम्प्रूवमेंट के अंदर हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज। अब भाई अगर हम इतना सारा स्टाफ रख रहे हैं तो हम क्या रखते हैं, काउंसलर सुने होंगे, करियर एडवाइज़र होते हैं, कि भाई आपको नहीं समझ में आया तो वो आपको करियर भी एडवाइस करते हैं कि कैसे कैसे हो सकता है, आपकी काउंसलिंग करते हैं,
ठीक है। स्पेशल एजुकेशन के कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। सो ये डिफरेंट डिफरेंट लोगों के होते हैं जो आपकी सारी जो आपकी एकेडमिक की, ठीक है, कोई भी दिक्कत हो, आपकी कोई इमोशनल नीड हो, यानी कि काउंसलिंग सेशन हम बोल रहे हैं ना, तो भाई आपके कोई इमोशनली किसी को, आजकल तो थेरेपी का बहुत चल रहा है ना, तो कोई थेरेपिस्ट भी रखते हैं, यानी कि काउंसलर्स भी रखते हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है। तो क्यों रखते हैं हम वो चीज़ें, प्राइवेट स्कूल्स में बहुत ज़्यादा होने लगा है ये, कि एक वो भी रखते हैं क्योंकि ताकि वो चाहते हैं जो हमारे स्टूडेंट्स का वेलबींग है ना, ज़्यादातर जहाँ पे हॉस्टल्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स का वेलबींग है वो अच्छा बना रहे। क्योंकि अगर किसी ने कुछ ऐसा केस फॉलो किया है कि भाई रैगिंग का शिकार हुआ है या किसी भी चीज़ का शिकार हुआ है, तो दोनों ही बच्चों की हम उसके अंदर काउंसलिंग करते हैं, जिसने रैगिंग करी है और जिसकी रैगिंग हुई है। बिकॉज जिसकी रैगिंग हुई है उसका मेंटल स्थिति सही नहीं होगी और जिसने करी है उसकी भी सही नहीं होगी, अदरवाइज वो किसी को ऐसे ही कोई परेशान क्यों करता, ठीक है। सो दोनों ही केसेस में वहाँ पर होती है। तो इसलिए हमें काउंसलिंग हो गए, इमोशनल हो गई, या फिर कोई करियर रिलेटेड कि आपको आपके लिए क्या करियर पाथ सही रहेगा, ठीक है, तो वो कैसे हम देखने वाले हैं, ये सब इसके अंदर इंक्लूड होता है कि हम भाई इतना सपोर्ट कर रहे हैं, अपना ऐसा स्टाफ रिक्रूट कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स को उनके क्या एकेडमिक हो गया कि पढ़ने से रिलेटेड कुछ हो गया, अपना इमोशनल हो गया, या फिर कोई करियर रिलेटेड उनकी नीड्स हैं उनको फुलफिल कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सेफ एंड सपोर्टिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, ठीक है। अब हमने पॉलिसी बना दी सारी की सारी, तो सारे स्टाफ के लिए, तो उससे क्या होगा, जो हमारा होगा ना, तो वो सेफ्टी हेल्थ बनी रहेगी, ठीक है। हमारा जो ये है ना, अच्छा ये थोड़ा वही आ गया, कोई बात नहीं। तो ये क्या करते हैं, ये ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं, ऐसा वातावरण बनाते हैं जिसके अंदर बच्चा सेफ फील करे, ठीक है, हेल्दी रहे, एनवायरनमेंट में कोई गंदगी ना हो, टीचर्स ये इंश्योर करते हैं। और सब बच्चों का इंक्लूसिविटी, अब हर टीचर्स में इंक्लूसिविटी रख रहे हैं तो हम बच्चों में भी इंक्लूसिविटी रखेंगे। तो इससे क्या होता है, एक हमारा कैसा आता है, सकारात्मक वातावरण डेवलप होता है जिसके अंदर स्टूडेंट्स को फील होता है कि वो सेफ हैं और उनकी कोई वैल्यू है, उनकी वैल्यू करी जा रही है। अब हम हर तरह के रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके से रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या करते हैं हम, कैसे कैसे के लिए स्पोर्ट्स, आर्ट, ये क्लब्स, ठीक है, म्यूज़िक हो गया, पेंटिंग हो गया, इन सब के लिए भी हम स्टाफ रिक्रूट करते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा करिकुलर प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। होलिस्टिक मतलब ओवरऑल पूर्ण तरीके से, चारों तरीके से उनकी डेवलपमेंट हो सके, सिर्फ पढ़ाई के क्षेत्र में नहीं बल्कि स्पोर्ट्स में, कोई स्विमिंग हो गया, बैडमिंटन हो गया, एनी स्पोर्ट्स, टेबल टेनिस हो गया, टेनिस हो गया, एनी स्पोर्ट्स उनके अंदर उनकी डेवलपमेंट हो सके, ठीक है, और उनका जो वेलबींग है उनके उसके लिए भी बेहतरी हो सके। फिर आता है नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। अगर हम आईटी स्टाफ को हायर कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं टीचर्स को, तो हम टेक्नोलॉजी ईजिली उसके अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स का जो लर्निंग एक्सपीरियंस है उसको बहुत बढ़िया कर सकता है और उसको एक्सेसिबल और बहुत बढ़िया एंगेजिंग भी बना सकता है। फिर आता है पेरेंटल एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट। अब हम रख रहे हैं जो ये है, तो उससे क्या होता है कि भाई हाँ ठीक है, पेरेंट्स भी आके इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनको भी पता लग रहा है, स्टाफ किससे कनेक्ट कर रहा है, पेरेंट्स से भी कनेक्ट कर रहा है। इस केस में रिसोर्स एलोकेशन, हम अच्छे से रिसोर्स को एलोकेट कर पाएंगे, यानी कि जो हमारे संसाधन है, ह्यूमन रिसोर्स है, ठीक है, उसको हम अच्छे से जहाँ पे सपोर्ट की नीड है वैसे वैसे अगर हमें सब कुछ पता है तो हम उसे अच्छे से कर पाएंगे, तो वो स्टूडेंट्स को ही हेल्प करेगा, ठीक है। कैसे हेल्प करेगा स्टूडेंट्स को, ताकि उन्हें सही जगह पर सही स्टाफ मिल रहा है, ठीक है, सही जगह पर सही स्टाफ मिल रहा है तो उनकी सहायता होती है, उनको समर्थन मिलता है, फीडबैक बहुत बढ़िया हो जाता है, ठीक है। अगर हमने ऐसा स्टाफ रख लिया तो वो क्या करेंगे, स्टूडेंट फीडबैक के ऊपर काम करेंगे, करिकुलम के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। जो हमारी स्टूडेंट्स की और कुछ फीडबैक है तो वो लेंगे, उन्हें देंगे कि उनकी परफॉर्मेंस में क्या फीडबैक है, ठीक है। स्टूडेंट से भी फीडबैक लेते हैं कि टीचर्स की कैसी परफॉर्मेंस है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है।
नेक्स्ट आता है स्टूडेंट इंटर्नशिप एंड जॉब प्लेसमेंट्स। भाई देखो, स्टूडेंट्स की इंटर्नशिप लगानी हो, बहुत सारे बिजनेसेस के साथ कोलैबोरेट करते हैं, जॉब प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी लाते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ जो है, उनको वेलनेस प्रोग्राम्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट, काउंसलिंग, पीयर सपोर्ट, ये सब के हम प्रोग्राम्स लाते हैं ताकि उनकी ओवरऑल वेलबींग बनी रहे, उनकी मेंटल स्थिति सही रहे, स्टूडेंट्स की भी टीचर्स की भी, तो दोनों के लिए ही प्रोग्राम लाते हैं वो। ठीक है। नेक्स्ट आता है डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, कि भाई अलग अलग लोगों के, अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग जाति, अलग अलग देश, अलग अलग सिटी से लोग आए और सीखें, ठीक है, एक छत के नीचे। नेक्स्ट इज कंप्लाइंग विद एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स। तो भाई जब एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ वो कंप्लाइंस करेंगे तो ऑब्वियसली चीज़ें बेहतर होंगी। ठीक है, उन्हें एक्रीडिएशन चाहिए तो उनको अच्छे से करना होगा सब चीज़ों को। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। HRM का हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा है, लास्ट कल क्लास में पढ़ा था, आज भी हमने ऑलमोस्ट हाफ क्लास इसके लिए ही पढ़ी है। तो इससे क्वेश्चंस आते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से। हमने जो चीज़ें पढ़ी ना वही तोड़ मोड़ के आपको मिलेंगी, ठीक है, पूरे के अंदर। अब आते हैं हर्डल्स क्या हैं और उनके पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हैं हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। ठीक है, सो सबसे पहला जो हमारे लिए हर्डल आता है, हर्डल मतलब हमारे लिए परेशानी आती है। ठीक है, तो हमारे लिए सबसे पहली परेशानी क्या आती है वहाँ पर कि हमारे संसाधन, लैक ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों की कमी है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास इनफ टीचिंग मटेरियल्स नहीं है, इनफ टीचिंग एड्स नहीं है। ठीक है, सो ये क्या है, हमारे पास संसाधन की कमी है। ठीक है, मैं आपको हर्डल का एग्जैक्ट मीनिंग बताती हूँ। ठीक है, मतलब कोई बाधा। ठीक है, सो हमारे टीचिंग और लर्निंग के प्रोसेस में क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं और उनके क्या क्या समाधान हैं। ठीक है, हम बाधाएं भी पढ़ेंगे, साथ साथ उनके समाधान भी हम पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले कह रहे हैं, सबसे पहली बाधा है कि हमारे पास संसाधनों की कमी है। अब संसाधनों की कमी में क्या हो सकता है? ठीक है, सबसे पहले तो कि भाई हमारे पास टीचिंग मटेरियल नहीं है, एड्स नहीं है, या फिर हमारे पास कोई टेक्निकल इश्यूज़ हैं, हमारे पास कोई टेक्निकल बंदा नहीं है, हमारे पास इतने इन संसाधनों की कमी है, संसाधनों की कमी है। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, क्लासरूम नहीं है, लैब नहीं है। ठीक है, लाइब्रेरी नहीं है, लाइब्रेरी है तो उसमें बुक्स नहीं है। ठीक है, बुक्स हैं तो फाइंड करने का कोई ऐसा संसाधन नहीं है हमारे पास, या फिर हमारे पास ये सब खरीदने का, ठीक है, मनी रिलेटेड संसाधन नहीं है। ठीक है, और क्या हमारे टीचिंग, देखो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ये सब हमारे बहुत बड़े फैक्टर्स आते हैं। ठीक है, अगर क्लासरूम प्रॉपर नहीं है, मान लीजिए पंखा नहीं चल रहा है क्लासरूम के अंदर, तो क्या पढ़ पाएंगे आप? नहीं पढ़ पाएंगे ना। तो क्यों नहीं पढ़ पाएंगे? क्योंकि वो आपकी संसाधन की कमी है वहाँ पर, और आप गर्मी में, इतनी गर्मी में पंखे में नहीं पढ़ सकते बिना पंखे के। ठीक है, तो अब ये क्या होता है कि भाई वो कह रहे हैं कि अच्छा आपके पास हाई फाई मटीरियल एड्स नहीं है, मान लिया, तो ना बहुत सारे फ्री ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं। इसका समाधान क्या है कि टीचर फ्री रिसोर्सेज देख ले। अगर स्कूल नहीं दे रहा है मान लिया हमें, या कॉलेज संसाधन नहीं दे रहा है पढ़ाने के लिए, कोई बात नहीं, तो हम क्या करें, हम अपने बना ले, फ्री रिसोर्सेज से बना ले। ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम अपने खुद से बना ले। टीचर ऐसे अपने आप को ट्रेनिंग दे दे कि वो खुद से, अब जैसे मैंने खुद से PPT बनाई है तो मैं खुद से PPT बना लूँ ना, मैं किसी पे डिपेंड क्यों रहूँ। ठीक है, तो ये वाली हो गई कि लो कॉस्ट और नो कॉस्ट टीचिंग एड्स हो गए, चार्ट्स हो गए, मॉडल्स हो गए, ऑनलाइन रिसोर्सेज हो गए, इनका इस्तेमाल कर ले। ठीक है, अब भाई गवर्नमेंट या कम्युनिटी को बेटर फंडिंग देने के लिए बोले कि भाई हमें फंडिंग चाहिए अच्छी सी, ताकि हम हमारे जो टीचिंग एड्स हैं या जो टीचिंग के मटेरियल हैं वो अप टू डेट रख सकें और बढ़िया से अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट है कि भाई कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट प्रोग्राम्स कराओ, ताकि हमारे जो लोकल सपोर्ट है ना वो भी इसके अंदर आए और वो भी डोनेशन दे। ठीक है, लोकल के बंदे भी लाए, कम्युनिटी भी दे इसके अंदर हमारा। ठीक है, आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया होगा कि संसाधन की कमी कहाँ कहाँ हो सकती है एंड उसका क्या क्या सोल्यूशन है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास फ्री संसाधन बहुत हो गए हैं आजकल। ठीक है, सो हम फ्री संसाधनों का पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब हमारा नेक्स्ट आता है कि जो हमारी कक्षाओं का आकार है, ठीक है, वो बहुत बड़ा है। अगर हमारी कक्षाओं का आकार जो है वो बहुत बड़ा होगा, क्लास साइज बहुत बड़ा होगा, तो एक हर किसी को इंडिविजुअल अटेंशन देना बहुत मुश्किल रहेगा, है ना। सो इंडिविजुअल अटेंशन के लिए हमारा क्लास साइज थोड़ा छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो अब तो खैर एनईपी में आ गया है कि क्लास साइज के कितने क्लास के ऊपर कितने हमारे होने चाहिए, बट इससे अगर हम लार्ज साइज मान लीजिए 60 बच्चों की क्लास है और टीचर है एक, कितना मुश्किल है। अगर 30 पे एक है तो ठीक है, आप फिर भी इंडिविजुअल अटेंशन दे सकते हो 30 बच्चों पे, बट 60 बच्चों पे दे सकते हो क्या? बिल्कुल भी नहीं दे सकते आप, है ना। तो अगर आपके 60 बच्चे एक क्लास में और एक टीचर है तो बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है। आप किसी को इंडिविजुअल अटेंशन नहीं दे सकते। अब क्लासरूम को कैसे मैनेज करोगे? बिल्कुल नहीं कर सकते ना। आप 60 बच्चों के सारे इश्यूज़ नहीं सॉल्व कर सकते। आप क्लासरूम में नॉइज़ जो इतनी ज़्यादा होती है उसको भी आप हैंडल करना बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं कि भाई अब हम यहाँ पे करते हैं कि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें ज़्यादा बच्चों को पढ़ाना है तो हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर ले, तब हम बच्चों को मैनेज कर सकते हैं इजीली। या फिर हम लाइव टेक्नोलॉजी लाइक प्रोजेक्टर्स का इस्तेमाल कर ले यहाँ पर, तो भी ईजी है ये, ठीक है। या फिर हम कोई क्लासरूम हमने जो स्ट्रैटेजीज़ पढ़ी थी उनको इम्प्लीमेंट कर ले। या फिर हम पीयर ट्यूटरिंग, ठीक है, आपस में जो पढ़ाते हैं उसको भी हम कर सकते हैं यहाँ पर, ताकि हमारा क्या हो जाए, अगर पीयर ट्यूटरिंग है ताकि सबको एक इंडिविजुअल अटेंशन मिल जाए। अगर आपको याद हो तो हमारा पहले के मतलब जो हमारे टीचर्स होते थे, जब हमारे पास होता था 50-60 का क्लास होता था, तो हम क्या करते थे कि हमने क्या किया, हमने ऐसा सीटिंग अरेंजमेंट बनाया जिसमें जो आपका पार्टनर है दैट कैन हेल्प यू ट्यूटर। व्हाट इज दैट? दैट इज नथिंग बट पीयर ट्यूटरिंग, राइट। दैट इज नथिंग बट पीयर ट्यूटरिंग। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपके जो आसपास के लोग हैं, जो आपके संगति के लोग हैं, वही आपको ट्यूटर कर रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं आगे स्टडीज़ के अंदर, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, डाइवर्स लर्निंग नीड्स। सबकी जो सीखने की आवश्यकताएं हैं, नीड्स हैं, वो अलग अलग हैं, विविध हैं, ठीक है। कैसे कि भाई आप मान लीजिए एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट का तो भाई वो बहुत जल्दी ग्रैब कर लेता है, उसको तो जो मैंने बोला उसको तो समझ में आ गया बहुत जल्दी। और जो हमारे स्टाइल्स हो गए, लर्निंग स्टाइल्स हो गए बाकी के, उसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पर बाकी किसी का लर्निंग का स्टाइल है कि भाई वो पीयर से नहीं पढ़ सकता, उसे मैम बोलेगी वो समझ जाएगा, उसका आसपास वाला बोलेगा वो नहीं समझ पाएगा, ठीक है। उसका लर्निंग स्टाइल है कि उसे दिखाया जाए तो वो जल्दी हो जाएगा, लर्न कर लेगा। एक दूसरा है उसको पीयर से ही समझ में ज़्यादा आता है, या फिर उसको ना ऐसा समझ में आता है कि भाई प्रोजेक्टर पे पढ़ाओ तो ज़्यादा समझ में आ रहा है। एक बच्चा है कि भाई मैम लिख के पढ़ाओगी तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो वो सबके स्टाइल डिफरेंट हो गए पढ़ने के, सबके पेस डिफरेंट हो गए, किसी को जल्दी समझ में आता है, किसी को देर में समझ में आता है। तो ये भाई जब सबकी अलग अलग आवश्यकता हो गई, सबकी अलग अलग नीड्स हो गई, तो टीचर को हर जगह पहुंचना, एक टीचर को हर जगह पहुंचना डिफ़िकल्ट है, राइट। तो ये हमारी बाधा है एक, ठीक है। अब भाई जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी स्पेशल नीड्स होती हैं, अब जय किसी स्टूडेंट्स को कोई मेंटल से रिलेटेड, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई बीमारी होती है, ठीक है, तो हम अब वो भी हमारे इंक्लूसिविटी में आते हैं, ठीक है, उनका भी हमने इंकल्जन करना है, उनको भी लेना है। अब भाई उनकी कोई स्पेशल नीड्स हैं, उनको भी हमने केटर करना है क्लासरूम के अंदर, ठीक है, कि उस बच्चे को भी समझ में आ जाए। तो जैसे ADHD के होते हैं, ठीक है, ADHD हो गए हमारे, ठीक है, या फिर हमारे कोई OCD के स्टूडेंट्स हो गए, कंपल्सिव डिसऑर्डर वाले हो गए, या कोई ADHD स्टूडेंट्स हो गए, तो हैं तो वो नॉर्मल ही स्टूडेंट्स, राइट, बट उनके हमारे स्पेशल नीड्स हैं जो एक टीचर को केटर करने पड़ेंगे एक क्लासरूम के अंदर, ठीक है। या और क्या हो गए भाई हमारे इंकल्जन ऑफ स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स, कब ये हमारी एक बाधा है थोड़ी सी, ठीक है। क्या बाधा है कि हम उनको कैसे इंक्लूड करें अपनी नॉर्मल क्लास के अंदर। तो भाई
जो ये नॉर्मल क्लास के अंदर ही होता है, तो हम क्या करेंगे, उनको एडिशनल सपोर्ट दें, उनको एडिशनल रिसोर्सेज दें, ठीक है। ऐसे टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करें कि वो उन्हें इंक्लूड कर सकें ईजिली, ठीक है। और भाई क्या हो, फॉर्मेटिव असेसमेंट का यूज़ किया जाए। फॉर्मेटिव असेसमेंट कौन से असेसमेंट होते हैं, जिसके अंदर मैं आपको हाथ के हाथ आपका फीडबैक दे रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको अभी HRM के बारे में पढ़ाया, उससे पहले मैंने आपको कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, प्लानिंग, इन सब के बारे में, ऑर्गेनाइजिंग, इन सब के बारे में, डिसीजन मेकिंग, ये सब पढ़ाया था, ठीक है। अब मैं आपसे हाथ के हाथ पूछती जाऊँ कि अच्छा इसमें आपने क्या पढ़ा, ये क्या है, मैं आपसे क्वेश्चनिंग करती जाऊँ, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है, कितने हद तक आप समझ पा रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं। तो आपका क्या हो जाएगा कि हाँ भाई चलो ठीक है, मुझे समझ में आ रहा है, अब हम फॉर्मेटिंग असेसमेंट कर रहे हैं, तो ठीक है, ये स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है तो हम ये करते रह सकते हैं। मैंने ऐसे पढ़ाया तो स्टूडेंट्स को कम समझ में आया, तो मैं इस स्ट्रैटेजी को चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये बहुत होते हैं। हम क्या करें भाई, अपने इंस्ट्रक्शन को अलग अलग, अब देखो टीचिंग मेथड, हमें कितने सारे टीचिंग मेथड पढ़े, तो एक टीचिंग मेथड को फॉलो मत करिए, आप डिफरेंट टीचिंग मेथड्स को इंटीग्रेट करिए, डिफरेंट मटेरियल को इंटीग्रेट करिए पढ़ाने के अंदर, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं लैंग्वेज बैरियर, भाषा की बाधाएं भी हो जाती है ना। अब मैं मान लीजिए मैं हिंदी बोल रही हूँ को और इंग्लिश बोल रही हूँ, ठीक है, बीच बीच में इंग्लिश बोल रही हूँ, बीच बीच में हिंदी बोल रही हूँ, और अब कोई ऐसे आ गया जिसको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही समझ नहीं आती, ठीक है। मान लीजिए कोई हमारे बाहर के लोग देख रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई साउथ से देख रहा है, तमिल आती है उनको, तो क्या उनको समझ में आएगा? नहीं। ऐसा बहुत बार होता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स और जो हमारे टीचर्स हैं वो एक कॉमन लैंग्वेज शेयर नहीं कर सकते। जब वो एक कॉमन लैंग्वेज शेयर नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, हमें अंडरस्टैंडिंग समझ में, अब मैं कॉन्सेप्ट समझाती जा रही हूँ हिंदी और इंग्लिश में, तमिल वाले को तो कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, तो उनको अंडरस्टैंड करने में बहुत डिफ़िकल्ट होगी, हमसे कम्युनिकेट करने में बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। संचार कैसे होगा, हमारे बीच नहीं हो सकता। तो इसके अंदर हम जनरली क्या करते हैं, अभी हम जैसे पढ़ा रही हूँ बाइलिंगुअल यूज़ करते हैं, ताकि जैसे इंग्लिश द पर्सन हु नोज इंग्लिश, और ठीक है, और जैसे हिंदी आती है, इंग्लिश और हिंदी दोनों आती है, वो दोनों इस रिसोर्स को रेफ़र कर सके, दोनों इसे पढ़ सके, ठीक है। और हम क्या करते हैं, विजुअल एड्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमारी ये PPT हो गई विजुअल एड, ठीक है, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि बॉडी लैंग्वेज का किस लिए इस्तेमाल करें, ताकि आपको समझ में आ जाए, आपकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हो जाए, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, लैंग्वेज सपोर्ट प्रोग्राम लगाते हैं, वर्कशॉप देते हैं, ताकि आपको वो, फॉर एग्जांपल अगर नहीं आता तो आप इंग्लिश सीख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि भाई लिमिटेड पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट। कभी कभी क्या होता है, जो हमारे माता पिता होते हैं उनकी भागीदारी कम होती है चिल्ड्रन के एजुकेशन में, तब भी बड़ी दिक्कत आती है। मान लीजिए हमने तो रख दी भाई, टीचर ने तो नोट लिख के भेज दिया, ठीक है, और टीचर ने कनेक्ट करने की कोशिश करी, कम्युनिकेट किया नहीं पेरेंट्स ने कि भाई आना है, पेरेंट्स आए नहीं, तो क्या टीचर कम्युनिकेट कर पा रही है उनके बच्चों की कि भाई उनका बच्चा कैसे परफॉर्म कर रहा है? नहीं कर पा रही ना। तो भाई उसके अंदर भाई स्कूल कम्युनिटी होनी चाहिए। आजकल तो बन गई है, वेबसाइट्स पे बनी होती है स्कूल कम्युनिटी, ट्विटर पे बनी होती है, व्हाट्सएप ग्रुप्स बने होते हैं। तो वो क्या है, एक कम्युनिटी है हमारे स्कूल की, जहाँ पर सारे पेरेंट्स उनको मिल सके, उनको पता लग सके। पेरेंट टीचर मीटिंग्स हम कंडक्ट करते रहें, ठीक है, ताकि पेरेंट्स को भी पता लगता रहे। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट मोटिवेशन। अब स्टूडेंट ही प्रेरित नहीं है पढ़ने के लिए। अब बताओ, मेरे अंदर तो मोटिवेशन नहीं है पढ़ने की, मेरे अंदर प्रेरणा नहीं है पढ़ने की, तो क्या करोगे? मैं एब्सेंट हो रहा हूँ, ड्रॉप आउट रेट्स मतलब स्कूल से छोड़ जा रहे हैं, ड्रॉप आउट कर जा रहे हैं स्कूल से, फिर क्या होगा उस केस में? ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है कि वो इंटरैक्टिव और एंगेजिंग बनाए। ठीक है, हमने क्या कहा था कि हमने पढ़ा था उसके अंदर कि मिड डे मील्स आए। ठीक है, किस लिए आई? ताकि हमारा जो ड्रॉप आउट रेट है वो कम हो जाए। एटलीस्ट खाना मिल रहा है ना स्कूल में, उनके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। ठीक है, ऐसे हम रियलिस्टिक गोल बनाएं ताकि जो वो गोल्स हम बना रहे हैं वो उसे ईजिली अचीव कर पाएँ, ताकि वो प्रेरित रहे हमेशा कि हाँ हम नहीं कर सकते हैं।
नेगेटिव रीइंफोर्समेंट से ज़्यादा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यूज़ करो, ठीक है। हमने पढ़े थे रीइंफोर्समेंट 2 टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। सो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कि भाई अगर वो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो मैं सबके सामने बोलूँ उसे, ठीक है, उन्हें रिकॉग्नाइज करूँ सबके सामने कि नहीं आपने बहुत बढ़िया काम किया, सो एंड सो का काम सबसे बेस्ट है हमारी क्लास में। तो उससे क्या हो रहा है, वो भी मोटिवेट हो रहे हैं काम करने के लिए, अपना काम शोकेज करने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है टीचर का जो डेवलपमेंट है। अब भाई टीचर के पास ही अप टू डेट नॉलेज नहीं है, अप टू डेट स्किल्स नहीं है, ठीक है। अब कोई टीचर है, अब भाई उनके पास मान लीजिए कोई नॉलेज नहीं है, उनके पास स्किल्स कौशल नहीं है पढ़ाने का आजकल जो चाहिए, उनके पास ये ऐसा कुछ मेंटेन करने के लिए नहीं है, कोई वो टीचिंग एड्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे, ठीक है। तो क्या हो रहा है, अगर वो एड्स का वो करे तो उनकी पर्सनल ग्रोथ लिमिटेड हो गई। भाई उन्होंने आपने कहा हम तो इतना सीख चुके। ये जनरली ओल्डर जनरेशन ऑफ टीचर्स के साथ होता है। हाँ, यहाँ पे ये जनरल बाधा है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। क्योंकि टीचर्स क्या होते हैं, उनका ये होता है कि ठीक है हमने यहाँ तक सीख लिया, हम हमारे वेज में सेट हैं, अब हम आगे नहीं पढ़ाएंगे। तो ये वाली जो बाधा है ये बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि एक क्रिएट करती है टीचर की साइड पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ना हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, हम ऑनलाइन वर्कशॉप रख सकते हैं, ठीक है, रिसोर्सेज कर सकते हैं कि आप कंटिन्यूसली लर्न करते रहें और टीचर्स के साथ कम्युनिटी डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। उनको रेगुलर ट्रेनिंग देते रहे कि आजकल नई टेक्नोलॉजी में ऐसे होता है, ठीक है, ताकि वो भी टेक्नोलॉजी के साथ अडेप्ट होते रहें और चेंज होते रहें। टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स, ठीक है, टेक्नोलॉजी का बैरियर कौन सा हो गया हमारा कि भाई हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, एक्सेस नहीं है टेक्नोलॉजी का। अब मान लीजिए मैं आपको लिख रही हूँ, ये पेन टैब के माध्यम से मैं आपको लिख पा रही हूँ, ठीक है। ये मेरा पेन है, अगर आपको दिख रहा हो तो ये पेन है, और एक ये टैब है, ऐसा टैब दिखता है ये, ठीक है। मैं इसके ऊपर लिख पाती हूँ, तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी का पार्ट है, हार्डवेयर का पार्ट है ये, ठीक है। अब अगर मैं अपने सेशन में से इंक्लूड नहीं करूँ तो क्या मैं इस पर लिख पाऊँगी? नहीं। आपके सामने ये चलता रहे, मैं बोलती रहूँ, क्या ये सही है? नहीं। अगर मैं लिख रही हूँ तो आपका अटेंशन ग्रैब कर रही हूँ इस प्रेजेंटेशन के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, ताकि आप इसे देख रहे हैं, ठीक है। और क्या होता है कि कैसे टेक्नोलॉजी, अब मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाई है तो ये एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही बनाई है ना, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी हो रही है, मैं आप तक पहुंच रही हूँ टेक्नोलॉजी के माध्यम से पहुंच रही हूँ, ठीक है। तो ये हमारा, तो अब क्या हो सकता है कि इसके सॉल्यूशन क्या है मेन, ठीक है। हमारी मोबाइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लो कॉस्ट है क्योंकि वो, ठीक है। हम हमारे टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, फंडिंग होनी चाहिए टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ये सब इसके सॉल्यूशन हैं। अब करिकुलम, अब तो करिकुलम का थोड़ा सॉल्व होना स्टार्ट हुआ है जब से एनईपी, अभी क्योंकि एनईपी क्या है वो 100% इम्प्लीमेंट नहीं हुई है हर जगह, एनईपी अभी भी फेज़ में इम्प्लीमेंट हो रही है कई जगह पे। तो क्या हो रहा है कि भाई आउटडेटेड करिकुलम यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको पता हो तो आज भी जो बीकॉम का करिकुलम है ना, ठीक है, वो सेम है, सेम जो आज से 15 साल पहले था, 10-15 साल पहले। तो क्या आप मान रहे हो कितना पुराना करिकुलम हम फॉलो कर रहे हैं? आज क्या चीज़ें सेम है? बिल्कुल नहीं सेम। तो हमारे करिकुलम को चेंज होना इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ, हमारे करिकुलम को चेंज होने की ज़रूरत है। हमारे मतलब कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है टीचिंग मेथड में। मैंने एक टीचिंग मेथड पकड़ लिया, मैं बस उसी में पढ़ा रही हूँ, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके अंदर हमें रिफॉर्म लाने पड़ेगी, अपने करिकुलम को चेंज करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग लानी पड़ेगी, ठीक है। और क्या होगा, हमारे टीचर्स फ्लेक्सिबल हों ताकि वो हमारे जो स्टूडेंट्स की आवश्यकताएं हैं उनको मतलब मीट कर सके, जो भी है वो। फिर आते हैं मूल्यांकन की चुनौतियाँ। अब क्या है भाई हम रिलायंस करते हैं किसके ऊपर, एक स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग के ऊपर कि जी ये CGPA है, यही आएगा, इसी तरह से कैलकुलेट होगा, ऐसे ही होगा। क्या ये हमारा भैया? नहीं। हम किस पे रिलाय करते हैं? रोट लर्निंग। रोट लर्निंग, अगर किसी ने मेरी वीडियो देखी होगी मेमोरी लेवल्स ऑफ, उस पे लेवल्स ऑफ टीचिंग के ऊपर, तो उसके अंदर हमने किया था रोट लर्निंग, मैंने आपको बताई थी मेमोरी लेवल, मतलब कि रट्टाफिकेशन।
ठीक है। अगर रेक्टिफिकेशन के बेसिस पे हम अपना दिए जा रहे हैं तो ये कोई हमारा कोई पता लगा कि लर्नर ने क्या सीखा, वो अपनी लर्निंग्स को इम्प्लीमेंट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, नहीं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ऐसे जैसे कि हमें कंटिन्यूअस एंड फॉर्मेटिव कंटिन्यूअस चाहिए। ठीक है, हम पोर्टफोलियोज बनवाएं, प्रेजेंटेशन बनवाएं, ताकि हमें पता लगे स्किल के बेस पे, जो कौशल के बेस पे है उसके बेस पे हम उनका मूल्यांकन करें। आई होप आपको हर्डल समझ में आ गए होंगे। ये बेसिक था, काफ़ी बेसिक था, आता है लेकिन इससे कि क्या हो सकता है, क्या सोल्यूशन पॉसिबल है। और कल हम शुरू करने वाले हैं हमारे यूजीसी से। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, मिलते हैं कल।